नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान ये जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग आधी आबादी के रोजगार का साधन है, आजीविका है। और इससे भी अगर आगे बढ़ के कहूं तो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। 4 उद्देश्य कृषि विभाग के, कृषि किसान कल्याण के। 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। लगभग 145 करोड़ का हमारा देश, इसको भरपूर खाद्यान्न मिले, सब्जियां और फल की उपलब्धता भी हो, किसान की आजीविका ठीक चले, मतलब कृषि फायदे का धंधा बने, और खाद्यान्न तो मिले लेकिन पोषण युक्त, उसका प्रयत्न करना। और चौथा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग ऐसा करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल और सब्जियां उत्पन्न करते रहे। और इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। 1, उत्पादन बढ़ाना। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे यहां अपने किसानों के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। जोत के आकार छोटे छोटे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में 10-10, 15-15 हजार एकड़ के फार्म हाउस मिलेंगे, लेकिन हमारा किसान छोटा है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़। और इसलिए जब हम अपनी योजना बनाते हैं तो इस छोटे जोत के आकार में किसान कैसे बेहतर खेती करे। 1, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। अभी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। कृषि विभाग भारत सरकार का, राज्य का विषय है कृषि, इसलिए कृषि विभाग राज्य सरकार का। हमारा कृषि अनुसंधान परिषद, ICR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, और ICR के भी 113 संस्थान, 731 कृषि विज्ञान केंद्र। प्रयत्न चल रहा है, मैं नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं चल रहे, लेकिन कई बार ये प्रयत्न अलग अलग दिशाओं में चलते रहते हैं। अभी जो प्रयत्न चल रहे हैं उनके परिणाम भी आए हैं।
मैं आज प्रसन्नतापूर्वक आपको बताना चाहूंगा 2023-24 में टोटल जो फूड ग्रेन का उत्पादन था, खरीफ में था 1557.68 लाख टन, 1557.68 लाख टन। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 में वो हो गया 1663.91 लाख टन, 1663.91 टन, 1557 से 1663। रबी का जो हमारा उत्पादन है वो 23-24 में 1600.06 लाख टन था, अब हो गया 1645.27 लाख टन। टोटल अगर हम देखें फूड ग्रेन का उत्पादन एक साल में कितना बढ़ा, 3157.74 से बढ़ के हो गया 3,309.18 लाख टन, 3157 लाख टन से 3309 लाख टन। अगर दालें भी इसमें जोड़ दिए जाए तो दालों का जो टोटल है वो भी 221.71 से बढ़ के 230.22 लाख टन हो गया। और ऑयल सीड्स भी अगर इसमें जोड़े जाएं, तिलहन के फसलें, तो वो भी 384 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 416 लाख मीट्रिक टन हो गया। 384.40 से बढ़ के 416.69 लाख टन। अगर आप ओवरऑल देखेंगे खरीफ का राइस चावल 1206.79 लाख मीट्रिक टन, अगर गेहूं देखेंगे 1154.30 लाख मीट्रिक टन, खरीफ का मक्का देखेंगे तो 248.11 लाख मीट्रिक टन, और ग्राउंड नट मूंगफली अगर देखेंगे तो 104.26 लाख मीट्रिक टन, और सोयाबीन भी 151.32 लाख मीट्रिक टन। ये ऑल टाइम हाई है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे, और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया खरीफ की फसल के लिए कि हम सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। कई बार आपस में तालमेल ही नहीं होता। अब हमारे आईसीआर के 113 संस्थान हैं, अलग अलग संस्थान अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। राज्य सरकार अपने प्रयत्न करती है, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं, यूनिवर्सिटीज अपना काम करती है। तो हमने तय किया कि इन सबको जोड़ के एक दिशा में ले चलो। पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे, और हम लोगों ने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। अभी हमारे जो रिसर्च होते हैं 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, सब रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी रिसर्च यहीं से तय होती है, जो पुरानी रिसर्च है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
हम देखें तो कि ये रिसर्च आज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। किसानों के सामने समस्या क्या है, उनके लिए जरूरी रिसर्च कौन से है। इसलिए हमने तय किया कि डिमांड ड्रिवन रिसर्च होनी चाहिए। हमने ये अभियान बनाया। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की, 2170 टीम। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट, 4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे। इनके साथ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, राज्य के, इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, कृषि विस्तार का अमला रहता है, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गांवों में जाएगी। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में पोषक तत्व है, कितना है, वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी है पूरी, और उसके आधार पर वहां के सॉइल हेल्थ कार्ड, कई बार सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग नहीं होता। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, वो किसान उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के में जो मिट्टी में तत्व है या जिनकी कमी, उसके आधार पर यहां कौन से बीज किस फसल के अच्छे रहेंगे, कौन सी फसल ठीक होगी, वो किसानों को बताएगी। किस पद्धति से बोनी की जाए ये भी बताएगी। कौन सा खाद कितनी मात्रा में डाला जाए ये भी बताएगी। कई बार जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी किसान डालते रहते हैं। डीएपी, यूरिया, जरूरत जितनी है उससे ज्यादा हो जाता तो खर्चा भी बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो सारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसान भाइयों को जानकारी देगी और ये डिस्कशन के फॉर्म में होगा। लेकिन केवल ये जानकारी से आए, एक रचनात्मक अभियान है। इसमें किसान और विज्ञान दोनों जुड़ेंगे। हमारा मंत्र है, एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम। सब मिलकर एक दिशा में काम करेंगे। जो समस्या है उनके समाधान के रास्ते खोजेंगे, वैज्ञानिक रास्ते खोजेंगे और चर्चा के आधार पर अगली रणनीति बनाएंगे। इसके लिए टीमें एक जिले में, जैसा मैंने बताया, 3 टीम जाएगी, एक दिन में 2 कार्यक्रम होंगे, पूरा देश हम कवर करेंगे। आज ही राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। एक बार चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों को मैंने निवेदन किया। कई राज्यों में मैं जाके आया हूं। अभी कल मैं महाराष्ट्र में था, उसके पहले छत्तीसगढ़, उसके पहले आसाम, उसके पहले नागालैंड, अभी बाकी राज्यों में भी जाएंगे। 29 मई को यह अभियान प्रारंभ करेंगे। एक कार्यक्रम पुरी में होगा। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके हम कैसे इसी खरीफ की फसल में उत्पादन और बेहतर कर पाएं, बढ़ा पाएं और किसान फायदे की खेती करें, इसके लिए उनको भरपूर सहयोग कर पाएं। इस भाव से यह अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, लैब टू लैंड जोड़ो। लैब से खेत को तो जोड़ो, वैज्ञानिक से किसान को तो जोड़ो। रिसर्च अलग चलती रहती है और खेती अलग चलती रहती है, ये नहीं चलेगा। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान।
जवान सीमाओं पर किसान खेत में। अटल जी ने जोड़ा उसमें जय विज्ञान और मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। तो विज्ञान और अनुसंधान किसान के द्वार जाएगा और मिलके हम कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, लागत भी घटाएंगे और राज्यों से भी चर्चा करके रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। नहीं तो जिस चीज की जरूरत नहीं उसी में रिसर्च चल रहा है, वो नहीं होगा। और रिसर्च से जो नई किस्में निकलती है उसका बेहतर उपयोग कैसे किसान करें। इसलिए एक रचनात्मक अभियान है मित्रों। अब मैं एक आग्रह आपसे विनम्रतापूर्वक करना चाहूंगा। यह अभियान देश के लिए है, देश के किसानों के लिए है। तो ये जितना प्रचारित होगा किसानों के मन में उतनी जिज्ञासा जगेगी। हम अपने तंत्र को पूरा लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया का भी इसमें सहयोग मिलेगा। और रचनात्मक चीज कई बार वैसी खबर नहीं होती, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अभियान के प्रसार में भी अगर आपका सहयोग मिलेगा तो और उद्देश्यपूर्ण बन पाएगा। अब यह अभियान कैसे चलेगा इसका एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया, वो जरूर हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि हर चीज आपकी जानकारी में भी स्पष्टता के साथ आए और किसान भी देख सकें कि यह अभियान कैसा चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास में मेरठ जनपद की विकास की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और डीसीपी ग्रेटर नोएडा और एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 4 ग्रेटर नोएडा सार्थक सेंगर द्वारा थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और उनके द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका जाए और उनकी सघनता से चेकिंग कराई जाए और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को भी जो है लगातार भ्रमणशील रहने के हेतु निर्देशित किया गया है। गुजरात के साणंद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और आपको बता दें कि महासम्मेलन को संबोधित भी किया। मित्र, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 2025નું વર્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય યુનાઇટેડ નેશન્સે લીધો અને સહકારિતા સમગ્ર વિશ્વની અંદર આજે એટલી જ પ્રાસંગિક છે જેટલી 1900ની સાલમાં હતી અને એટલા માટે જ સહકારિતા વર્ષની શરૂઆત ભારતમાં કરવાનો નિર્ણય થયો કારણ કે 2021 થી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભારતમાં સહકારી આંદોલનને પુનર્જીવિત કરવાનો એક બહુ મોટો પ્રયાસ અહીંયા થયો અને એનું અનુમોદન કરવા માટે ભારતની અંદર સહકારિતા વર્ષની શરૂઆત કરવાનો નિર્ણય કર્યો। દિલ્હીમાં કાર્યક્રમ થયો હતો
તમારામાંથી ઘણા બધા સહકારી આગેવાનો ઉપસ્થિત પણ હશે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ એ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને સહકારથી સમૃદ્ધિ અને વિકસિત ભારતમાં સહકારિતાની ભૂમિકા એ બંને સૂત્રો એમને દેશના સહકારી નેતાઓની સામે રાખ્યા. એના અંતર્ગત જ આજે ગુજરાતની અંદર આ સહકારિતા સંમેલનનું આયોજન થયું છે. મિત્રો, આગળના વક્તાઓએ 21 થી લઈ 25 સુધી સહકારી ક્ષેત્રમાં જે બદલાવ થયા, જે પરિવર્તનો થયા, એની વાત તમારી સામે મૂકી છે. પરંતુ આ પરિવર્તનો નીચે સુધી ના પહોંચાડીએ, આ પરિવર્તનો પેક્સ અને પેક્સના મેમ્બર અને ખેડૂત સુધી ના પહોંચે તો આ પરિવર્તનો પણ સહકારી ક્ષેત્રને મજબૂત નહીં કરીશું. અને એટલા માટે આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે કે સહકારી સંસ્થાઓને જો આગળ વધારવી હોય તો ચાહે પેક્સ હોય, ચાહે સરાફી મંડળી હોય, ચાહે દૂધ મંડળી હોય, ચાહે મત્સ્ય સંપદાની મંડળી હોય કે હાઉસિંગ મંડળી હોય, દરેક પ્રકારની મંડળીની અંદર જાગૃતતા, સહકારનું પ્રશિક્ષણ અને પારદર્શિતા આ ત્રણેય લાવવાનો પ્રયાસ આપણે કરવો પડે. અને ભારત સરકારના સહકાર વિભાગે સહકારિતા વર્ષનું લક્ષ્ય એ જ રાખ્યું છે. અને એટલા માટે સાયન્સ ઓફ કોઓપરેશન અને સાયન્સ ઇન કોઓપરેશન, સહકારિતાના વિજ્ઞાનને પુનર્જીવિત કરવું, આધુનિક બનાવવું અને વિજ્ઞાનનો સહકારિતામાં ઉપયોગ કરવો, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો, બંને પર ભારત સરકારે ભાર મૂક્યો છે. અને મિત્રો, આપણી જવાબદારી છે કે આઝાદીના આંદોલન વખતે ઊભી થયેલી આ સહકારી ચળવળ 75 વર્ષની आजादीમાં एक प्रकार। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।